बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ इस हफ्ते का आगाज़ भी एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, बहुत अफसरदा खबर के मोहसिन पाकिस्तान हमसे बिछड़ गए। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से बात करना सिखाया, मैं बात कर रहा हूँ मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की। और मेरे ख्याल में इस बारे में जितनी बात की जाए, जितनी उनकी खिदमात को सराहा जाए, वो कम हो जाएगा, जिन अल्फाज शायद कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदऊ किया जाए, उनसे बात की जाए जो उनको जानते थे, जिनकी उनसे मुलाकात भी हुई, कि उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है आज वीक के आगाज़ में कि उनके बारे में ज़रूर बात की जाए। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, दुनिया उनको किस तरह से जानती थी जी? न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, मेटलर्जिकल इंजीनियर, लेकिन पाकिस्तान के लिए फ़ख्र पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 1936 अप्रैल 1 में पैदाइश होती है इंडिया में, और वफ़ात बिल्कुल जी 10 अक्टूबर, एक इंतहाई स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में। जितनी खिदमात उनकी पाकिस्तान के लिए हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खिदमात कोई और शख्स पाकिस्तान के लिए न फराहम कर पाता। जिन हालात में वो पाकिस्तान आए, जिस तरह से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को टेक ओवर किया, पाकिस्तान को सक्सेसफुली जौहरी पावर बनाया, और जिस तरह से हमने यौम दिफा जिसको हम कहते हैं उसको फाइनली जो है वो अपने क्या कहना चाहिए कि ठीक है जी, वो पूरा मुकम्मल हुआ, वो पूरा सिलसिला रहा, उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है उनकी जो खिदमात हैं उसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ बात की जाए, उसके बाद कुछ दीगर मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे। मुझे बताइएगा अगर मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं उनकी तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहूँगा, वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अच्छा जी, जब ठीक है जी, जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं, तज़कियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, it's always a pleasure talking to you, but to be very honest, I'm feeling very sad today. You know, it's a very sad day कि जब मुझे बात करनी पड़ रही है, और बात कर रहे हैं हम जिस शख्सियत के हवाले से, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, जो अब हम में नहीं रहे, खालिक हकीकी से जा मिले। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं पास्ट में, आप उनके साथ काम कर चुके हैं 60s में 70s में, प्लीज़ थोड़ा हमारे साथ और नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ये फ़ख्र हासिल है, मुझे ये शर्फ हासिल है, मेरी खुशबख्ती है कि मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ काम कर चुका हूँ, अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही कर चुका हूँ मैं। और यकीनन सारी कौम बड़े भारी दिल के साथ और बड़े गम के साथ डॉक्टर कदीर साहब के बिछड़ जाने का, एक कौमी हीरो हमारे बिछड़ जाने का जो मलाल रखते हैं, वो उसमें ज़ाहिर है जो लोग उनके साथ रहे हैं उन्हें भी उससे, बल्कि उनके दिल भी बहुत भारी हैं और बड़े गमगीन हैं। सही कहा है पूरे कौम ने कि मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, रश के पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो शख्स जो कि न सिर्फ एक साइंटिस्ट था, वो शख्स साइंटिस्ट के अलावा एक ऐसे जज्बे से सरशार था, उसमें पाकिस्तानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। बेशक। अगर पाकिस्तानियत कूट कूट कर न भरी होती और उस जज्बे से सरशार न होता, जो जज्बा 17 साल की उम्र में जब पाकिस्तान उनकी माइग्रेशन हुई और जब उन्होंने हिंदुस्तान में उस वक्त के डिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में जब बंटवारा हुआ, जब उन्होंने कश्त खून देखा, उन्होंने वो सीन उनको याद किया और वो बताते थे इसके बारे में। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान में आए जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जिस मेहनत और जिस लगन के साथ काम किया, और जब वो गए हॉलैंड में और जिस मेहनत जिस लगन के साथ MS किया और जब PhD पर बेल्जियम से की, और उन्हें जब मुलाजमत हासिल हुई और वहाँ हॉलैंड में ऐसे इदारे में जहाँ के न्यूक्लियर का काम हो रहा था, जहाँ के उन्हें जो काम सौंपा गया था, उन्हें उसके पहुंच थी उनकी और एक्सेस थी उन डिजाइन्स पर, उन ड्राइंग्स पर, जो कि उन्होंने महसूस किया कि मेरी मिल्लत को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को इसकी जरूरत है। अपने ऐश व इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे, वहाँ बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे थे, पाकिस्तान से ज्यादा मरात और तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा 71 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ, ये जिस तरह बताते थे हमें, और उसके बाद इंडिया ने धमाका किया, तो वो उनके सीने पर एक धमाका था
डॉक्टर कदीर खान के, जो हमें महसूस हुआ। और उन्होंने उस वक्त खत लिखा अगस्त में ZA भुट्टो को, वो शायद उनकी नजर से न गुजरा हो। फिर सितंबर में उन्होंने खत लिखा जो कि एम्बेसडर के थ्रू लिखा, और एम्बेसडर के थ्रू लिखने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट थ्रू टेलीग्राम, जिसको केबल भी कहते हैं, उसका तस्करा होता है और बाद में लेटर चला जाता है हिफाजती तरीके से डिप्लोमेटिक बैग में, जो कि यकीनन केबल के हवाले से और टेलीग्राम। जो ZA भुट्टो को जब ये इल्म हुआ तो फिर वो मुतहरिक हुए, उन्होंने बुलाया और बुला के उन्होंने ये काम सौंपा। उसके बाद शुरू में क्या हुआ, वो वापस क्यों जाने की कर रहे थे, और फिर क्या उनको भुट्टो ने कहा कि नहीं, आपको हम बिल्कुल एक अलहदा इदारा बना के देते हैं, क्योंकि पहले उनको ऑफर की गई कि आप खुद एडवाइजर के तौर पर इसमें कमीशन में आए थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। उनको कहा कि आप इसकी सरबराही ले लें। उनको कहा कि अगर मैंने सरबराही ले ली तो दुनिया को पता पड़ जाएगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, और फिर दुनिया जो है वो कदगने लगाना शुरू कर देगी और ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे अभी आप गुमनामी रहने दें, क्योंकि अमेरिका यूरोप कभी भी नहीं चाहता था कि ये एटॉमिक पावर उस खित्ते से निकलकर किसी दूसरे खित्ते में जाए। डेफिनेटली उन्होंने गुमनामी में ये काम काफी हद तक किया। और आप अंदाजा करें कि एक इतने बड़े साइंटिस्ट होने की वजह से जब पाबंदी लगी पाकिस्तान पर, और जब हमें आलात मंगाना दुश्वार हो गए, जिस जराये से भी मंगाए जाते थे, जब हमारे ऊपर शिकंजा कसा गया कि अब हम जो है न बना सके न्यूक्लियर डिवाइस अपनी, तो उस वक्त यही डॉक्टर कदीर खान गुजरात और गुजरांवाले की फैक्ट्रियों में जाके, कराची में एक फैक्ट्री है जिसका नाम भी मुझे है, लेकिन अब फैक्ट्रियों के नाम नहीं लेने चाहिए यहाँ, तो वहाँ वो बैठ के खुद मजदूरों के साथ, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के साथ बैठ के वहाँ वो हिस्से पुर्जे और आलात बना के और अपनी गुजारा सुपर कंप्यूटर तक के मामला जो है उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया जहान से चिप्स और बाकी चीजें मंगा के उस काम को रुकने नहीं दिया। और वो 84 में ही वो बताते थे कि 84 में ही वो बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार थे कि हम कर लें। और फिर क्योंकि पॉलिटिकल इंडिया ने उसी वक्त जो है वो एटॉमिक बम जैसे इंडिया ने किया, उसके बाद तो कसर नहीं थी। और बिल्कुल तो मेरा कहने का मकसद है कि अच्छे इंसान शेर व शायरी से काफी शगफ। कुछ उनकी जाती जिंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि आपने कराची में उनके साथ वक्त भी गुजारा है, तो कुछ जाती जिंदगी के बारे में भी बताएं जो आपने ऑब्जर्व किया उनको। एक हमदर्द इंसान, उनके पास कोई एप्लीकेशन आ जाए, मैं उनके साथ केरल में था, तो वो कोई कहीं से कोई एप्लीकेशन आ जाए जिसमें कि इंसानियत को किसी चीज की जरूरत हो, वो आउट ऑफ द वे जाके, कोई बीमार है, किसी की बच्ची की शादी करानी है, किसी को दाखला दिलाना है, और फिर उनमें जब बैठते थे इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और किस तरह पाकिस्तान में बेहतरी लाई जाए, वो तो यहाँ बहुत सारे मामलात में वॉलंटियर कर जाते थे कि अगर मैं इस डिवाइस को और इस जौहरी कुव्वत को दे सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी चीजें जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिले, मैं उसको करके पाकिस्तान की, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, बाकी मामले, लेकिन उनको उसी मामलात पे इंटरेस्ट है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जज्बे से उनमें पाकिस्तानियत कूट कर बढ़ी, और एक मिलनसार शख्सियत थे। आप उनके साथ लंच किया करते थे तकरीबन डेली बेसिस पर, वर्किंग डेज में, लंच ब्रेक में हमेशा वो डायरेक्टर्स के साथ बैठ के लंच करते थे, और उसमें ये महसूस नहीं होता था कि कितना अजीम और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ, हम मुस्तफीद हो रहे थे। ठीक हो गया। बला के साइंसदान और बला के साइंसदान के साथ साथ बला के एडमिनिस्ट्रेटर, जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात जब तय करते थे सुबह के 2 घंटों में, तो उन्होंने पूरे मामलात इतने बड़े इदारे के 2 घंटे में निपटा देने होते थे, और उसके बाद फिर सिर्फ साइंटिफिक काम, उसके बाद फिर किसी से कोई। सर मैं थोड़ा सा वापस आपकी तरफ वापस आऊंगा, मैं और मौजूद मेहमानों को भी साथ साथ पैनल में ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर हुमा वकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। मैम वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। Ma'am, once again, it's definitely a pleasure moment to talk to you, but it's already a sad moment that we're talking about. डॉक्टर साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान रहे थे जमील साहब से, और साबिक सफ़ीर भी हैं, उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं। ज़फ़र हिलाली साहब से भी हमने गुजारिश की कि वो भी हमें ज्वाइन करें, इस बारे में बात करें, और फिर दीगर मौजू भी है ब्रेक के बाद। आप सबसे पहले ऑफ कोर्स आप खारजी उमूर पे बड़ी महारत रखती हैं, और एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा फ़हम बख्शा है इस हवाले से भी। तो डॉक्टर कदीर साहब की खिदमत को कैसे देखती हैं आप? कोई उनके लिए ट्रिब्यूट में आप कुछ कहना चाहें? ये कौम आप दीदा और तान है उनका कौम पे,
आ ही नहीं सकते। और जो अब खित्ते की सूरत हाल है जी। और अंडर मोदी गवर्नमेंट जिस बिलिग्रेंस को हमने, मुझे ये सोचकर खौफ आता है कि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो के स्टेप्स हमारे खिलाफ था, क्योंकि आपने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इस हवाले से कुछ और वो कोशिश भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुश्किल सख्त डिसीजन था पानी कदीर खान साहब हैं तो पाकिस्तान ने लिया, और ये डिसीजन लेने की पोजीशन में हम उसी वक्त हुए क्योंकि खान साहब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में कर चुके। तो है और जो आज पाकिस्तान का डिफेंस जो है नाकाबिले तस्वीर है वो भी हम उन्हीं के यंग जनरेशन को क्या सबक मिलता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पूरी जिंदगी से, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को पावरफुल बनाया? हमें क्या सीखना चाहिए, हमारी यूथ को क्या सीखना चाहिए इन जैसे हीरो से? मैम देखिए, इस वक्त पाकिस्तान है ना वो जो हमारे बेहतरीन बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह मुल्क से बाहर चले। जी, मुल्क से बाहर चले जाएं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल सही। मल्टीनेशनल कंपनी और उसके बदले में ज़ाहिर मरात मिले। तो कदीर खान साहब ने हमें ये सिखाया कि आपको कौम रिकग्निशन भी देती है, काम भी करती है। मेरे ख्याल हमारी यूथ को लगता है पाकिस्तान के सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर हम करेगा। राइट मैम, ठीक हो गया। मैं अच्छा, मैम की आवाज़ भी ब्रेक हो रही है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से इनको दोबारा कनेक्ट कर लें, क्योंकि ठीक है जफर साहब की तरफ मैं जा रहा हूं। मैम को दोबारा कनेक्ट कीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं मैम से। जफर साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जफर हिलाली साहब सर, यूर सच अ ग्रेट नेम माशाल्लाह, और हमेशा बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके। आप साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल अमूर के ऊपर बहुत एक महाराना राय रखते हैं, और साथ साथ पॉलिटिकल हवाले से भी। सर आपसे कुछ दो चार चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन आज जो मौजू है, सबसे पहले बहुत अफसुर्दगी के साथ, बहुत ही दुख के साथ इस वीक का आगाज़ हुआ है, जिस पे आज आपसे बात हो रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हमसे बिछड़ गए इस वीकेंड पे, और एक फ़िज़ा, सोगवार सी फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी है। तो सर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो डॉक्टर साहब के साथ, किस तरह से कभी कुछ सिलसिला रहा हो, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे सर? देखिए, वैसे उनके साथ पर्सनली मेरी एक दो दफे बातें हुई थी। राइट सर। 2 महीने पहले उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे वो कुछ फोटोग्राफ भेजना चाहते हैं। अच्छा। और अगर मेरे शो पे वो चला सके तो अच्छा होगा, इसलिए कि जिनके फोटोग्राफ वो भेज रहे थे वो पाकिस्तान के हीरोज थे। अच्छा। और उनमें से उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो चाचा थे आगा शाही, उनका भी तस्वीर है। अच्छा। तो मैंने कहा जरूर अगर आप भेजें तो मैं करता हूँ। तो उस लिहाज से उनसे बात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर भेजा भी था, और कल हमने उन तस्वीरों को प्रैक्टिस हीरोज थे उनके हमने नाम और नाम क्या तस्वीरें हमने रिप्ले किया था टेलीविजन पे। जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। सर जरा बताइएगा उनकी खिदमात को किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आपने माशाल्लाह खुद एक वक्त। जी सर। देखिए, सीधी सादी बात है, अगर यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है सबसे अहम प्रोसेस था न्यूक्लियर वेपन के लिए, और वो जो था उन्होंने किया। अगर वो कुछ और भी नहीं करते, सिर्फ इस प्रोसेस में मदद करते, मगर उन्होंने इस प्रोसेस को ना सिर्फ कंसीव किया मगर इम्प्लीमेंट किया, तो मेरे ख्याल में जब कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ पाकिस्तान एटम बॉम्ब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन था सबसे ज्यादा था। और डॉक्टर साहब सॉरी, अगर डॉक्टर साहब का ये कंट्रीब्यूशन ना होता जफर साहब, और आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता, तो क्या सिचुएशन होती सर? अगर इस बारे में हम सोचें भी तो पाकिस्तान ना होता, पाकिस्तान नहीं होता, 4-5 जगह हो जाती है, सिंधु देश और जो भी आप पख्तूनिस्तान और जो भी आप कहना चाहते हैं वो होता, पाकिस्तान जरूर नहीं होता। आप खुद ही तो सोचिए 2 मिनट के लिए जी सर, कि जब आप बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, जिधर आपका नेवी 8 गुना ज्यादा बड़ा है, आपका एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा बड़ा है, आपका जो लैंड फोर्सेस हैं 4 गुना ज्यादा बड़े हैं,
और आपकी आर्मी, पूरी आर्मी 4 गुना ज्यादा बढ़ी। क्या आप समझते हैं कि और आपके जो इस वक्त वेपन्स हैं पाकिस्तान से ज्यादा मॉडर्न है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, कौन सी मोदी की तरह आदमी लड़ता नहीं? बिल्कुल लड़ता। क्या बात, किस चीज ने उसको रोका हुआ है? उसको पता है कि अगर वो करेगा तो उतना ही नुकसान या उससे ज्यादा होगा उसको, ना हमें होगा। वेरी वेरी राइट सर, वेरी राइट सर। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से वापस आने के बाद मुझे दूसरे मौजू की तरफ जाना है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ रहेंगे, कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल अमूर के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से, और एक दो छोटे बड़े सवाल है जो मैं प्रोग्राम से वापस आने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करूंगा प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात की हमने मोहसिन पाकिस्तान के हवाले से, एक छोटा सा ट्रिब्यूट कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ज़बानी कुछ वीक के आगाज़ में, क्योंकि इतना बड़ा जब सानिया हो जाए तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में बात हमेशा होती रहेगी। हम उनसे हमेशा सीखते रहेंगे और पाकिस्तान के सफ़ात में उनका नाम हमेशा सुनहरे रूप से लिखा रहेगा। ये कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगी उन खदमात को। अब कुछ बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया हमारे ऑफ कोर्स रहनुमा, और उन्होंने रहनुमाई की आज पाकिस्तान की, कुछ हमारी पॉलिसीज़ की तर्जुमानी की, कुछ बातें इस हवाले से मैं जानने की आज कोशिश करूँगा। इमरान खान साहब मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दे रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बातें उन्होंने की हैं जिसके ऊपर मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से उनकी राय लेना चाहूँगा। मैं बिल्कुल वक्त की ज़ाया किए बगैर, डॉक्टर जमील साहब सर, अगर आप मेरे साथ हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ सर। पहले आपसे आगाज़ करता हूं सर। मुझे उसके बाद फिर डॉक्टर हुमा साहिबा भी साथ हैं, वो डेफिनेटली माहिर उमूर हैं, ख़ास तौर पे खारजी उमूर के हवाले से उनसे बात करूंगा, और हिलाली साहब तो डेफिनेटली। तो आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है जिसके ऊपर मुझे बात करके खुद भी बड़ा मज़ा आने वाला है। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा ये बताइएगा कि ये अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने जो है दोबारा से अपील की है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें, दुनिया तरह ना छोड़े। इमरान खान साहब के पर्सनल रोल को, पर्सनली लेट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मिस्टर इमरान खान, उनके पर्सनल रोल को किस तरह देखते हैं आप अफगानिस्तान के मामले में? बार बार वो नहीं, अगर आप इसको बिल्कुल आइसोलेशन में पर्सनल रोल को देखें इमरान खान के, तो बड़े सच्चे दिल के साथ और बड़े सिंसियरली और सिंसियरिटी के साथ वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया आईना देख के क्या अपने शक्ल को पहचानती है कि क्या हो रहा है इसमें अफगानिस्तान में? वो आईना दिखाने से अगर नहीं, और दुनिया इस चीज को समझने की कोशिश जान के अगर नहीं कर रही है, तो उसके जो मज़मरात हैं उसके पीछे जाना चाहिए। तो इमरान खान ने यकीनन जो इस वक्त अफगानिस्तान में मसाइल चल रहे हैं, यकीन ये इसमें तो थिंक टैंक जो अमेरिका के वो भी कह रहे हैं, बाकी जगहों के भी बातें ये चल रही हैं कि अगर अफगानिस्तान में 1 महीना मजीद कोई अगर ह्यूमैनिटेरियन एड ना पहुंची, उनको तनख्वाहें ना मिली, उनको खुराक नहीं मिली, 95% लोग जो है ना वो पॉवर्टी से नीचे आ जाएंगे। रिपोर्ट भी आ चुकी है पुलिस के ऊपर, यूएनडीपी की रिपोर्ट है। ये तमाम चीजें तो दुनिया के सामने रिपोर्ट आ भी रही है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने बिल्कुल बावर कराया है कि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो वहाँ दाइश जो है वो फिर अपने पंजे गाड़ देगी, वहां से दहशतगर्दी फिर शुरू हो सकती है, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तालिबान को मौका देना चाहिए। अगर तालिबान को मौका नहीं दिया तो तालिबान दोबारा स्क्वायर वन पर चले जाएंगे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क ने पहले बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां जो है पाकिस्तान दोबारा उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान से आप कहते हैं कि जो मराद हमसे मांगना चाहते हैं, हमने पहले ही गलती की और उस गलती के खमियाजे में हमने 150 बिलियन का नुकसान उठाया, 80,000 जानों का नजराना पेश किया। अब अगर आप हमसे वो दोबारा उसी सिचुएशन में हमें लेके जाना चाहते हैं, तो आपके सवाल का एक जुमले में जवाब कि बिल्कुल सही बात है, इमरान खान सही कह रहे हैं। अल्फाज थोड़े से और डिप्लोमेटिक हो जाएं तो और बेहतर है। जैसे कि उन्होंने जिस मिसाल के तौर पर जब बयान फरमा रहे थे यूएस फॉरेन रिलेशंस कमेटी को, जिसने के टेस्टिफाई किया ब्लिंकन को और बाकी चीफ, उनके चीफ को, आर्मी चीफ को, डिफेंस चीफ को, उनको इमरान खान ने अपने जज्बे में, अपने जज्बात में, अपने सिंसियरिटी में कह दिया कि इनको कुछ क्लू ही नहीं है, दे आर क्लूलेस पीपल।
तो मतलब यह है कि कुछ अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कि बड़ी सिंसियरिटी के साथ आप उनके रोल को अच्छा देख रहे हैं, साथ वो करने हैं, लेकिन क्या ये काफी है इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और लवाजमात? राइट सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आऊंगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, मैम जी मैम, इमरान खान साहब को के रोल को कैसे देखती हैं आप? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रोल राइट नाउ, हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब का पर्सनल इंटरेस्ट मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, प्लेटफॉर्म्स पे, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, यू नो वी नीड टू सपोर्ट देम एंड ऑल। बाकी लीडर्स शायद दुनिया में इतनी बात नहीं कर रहे जितना इमरान खान साहब बात करते नजर आते हैं। इमरान खान साहब के पर्सनल रोल को, उनके इंटरेस्ट को, उनके बयानी को कैसे देख रही हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के रोल को आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के थ्रस्ट से अलहदा कर सकते हैं। नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब का भी ताल्लुक नजर आता है और बड़े अरसे से नजर आता है जब वो कहते थे अमेरिका को कि बातचीत से मसला हल करें, बैठकर बात करें। हमेशा इमरान खान साहब का एक डायलॉग प्रोसेस की तरफ एक रहा है फोकस, इससे पहले भी अफगानिस्तान पे इनकी हुकूमत आने से पहले भी तालिबान की। देखिए, इमरान खान इसके हवाले से ज्यादा वोकल थे और उनका स्टांस और तरीका गुफ्तगू या तरीका सफारत गैर रिवायती है। लेकिन ये तो जब जनरल कियानी के सामने ये बात कही गई थी कि जी हम फौजी स्ट्रेच की तरफ जा रहे हैं और फौजी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था कि जी ये उन्होंने कहा था ये क्रिटिकल गलती होगी, ऐसा ना करें क्योंकि इसका हल जो है वो सियासी पॉलिटिकल हल ही है और फोर्स के इस्तेमाल से हल नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल है इमरान खान इज परहैप्स मोर वोकल, लेकिन उनकी बात को अहमियत भी इसलिए मिलती है और उसको कल्टिवेट भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हैविंग सेड दिस, क्या उनका स्टांस गलत है या सही है? उनका स्टांस बिल्कुल सही है। अमेरिका के पास तो ये लग्जरी थी कि वो कट एंड रन कर सकता था, वो कैलेंडर बेस्ड एग्जिट स्ट्रेटजी बना सकता था बगैर किसी कंडीशंस को ग्राउंड पे रखकर। और इस वक्त तालिबान जिस पोजीशन में हैं, ये रेजिस्टेंस तो 20 साल से थी ना जी। इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में जहां है उसका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर अमेरिका बजाते खुद है। अब सूरत हाल ये है कि जब उसने ये कर लिया और ये एग्जिट उस तरह वर्कआउट नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने कयास किया था, और अफगानिस्तान में जिन घोड़ों पर उन्होंने समझिए शर्त लगाई थी या जिन फैक्शंस को वो बैक कर रहे थे, वो अफगानिस्तान में 11 दिन में कोलैप्स हुए। ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। अगर आप वियतनाम की सूरत हाल देखें तो उसके मुकाबले में इट पेल्स। वियतनाम में 2 साल लगे थे कोलैप्स को। इन अफगानिस्तान इट हैपेंड इन 11 डेज और उसका नतीजा ये निकला कि उसके बैकड्रॉप में जो कॉन्फ्रंटेशन है चाइना से वो भी प्ले आउट कर रही है। इस वक्त बिल्कुल वाज़े बात है, अफगानिस्तान में अमेरिका वांट्स इट्स फुट बैक इन। उन्होंने तालिबान को ऑफर किया, उन्होंने तालिबान को ऑफर किया कि हम दाइश को एलिमिनेट करने में मदद देते हैं, जिसका मतलब है कि वो दोबारा अपने आप को फैक्टर इन कराने चाह रहे हैं। जिसके जवाब में तालिबान ने कहा कि हमें ये मदद नहीं चाहिए। इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया इस बारे में, वैसे आज उन्होंने कहा है कि दाइश को खत्म करने के लिए तालिबान इज द बेस्ट ऑप्शन। तालिबान इज द बेस्ट ऑप्शन और अमेरिकन ऑफर्ड द तालिबान के हम आपकी ये मदद करते हैं। तालिबान ने कहा हमें ये मदद नहीं चाहिए, हमें खुद एड्रेस करें। बात ये है कि जब ये सूरत हाल हो गई है, मखमसे में है अमेरिका, जो उसके दूसरे अलाइज हैं क्वाड में, वो उसको ये कह रहे हैं कि जी आप बिलखुसूस इंडिया कि आप एक फ्रंट पर एक फ्रंट पे हमें एंगेज करते हैं और दूसरे फ्रंट पर आप हमारे दुश्मन से एंगेज होते हैं और हम उस फ्रंट से तकरीबन समझिए इरेज हो गए, हम अफगानिस्तान में अब हमारी एग्जिस्टेंस नहीं रही। अमेरिका वांट्स इट्स फुट बैक इन और इसलिए वो स्क्रू टाइट कर रहा है पाकिस्तान पर भी और तालिबान को भी। वो एक ऐसी सूरत हाल में पुश करना चाहता है जहां तालिबान उनसे उनकी टर्म्स पे एंगेज करें, जिसको तालिबान इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे कमजोर है, तो आप देखिए कि चाहे IMF की नेगोशिएशंस हो, चाहे फैटफ हो, वहां पर अमेरिका जो है वो स्क्रू टाइट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये चैलेंज है कि वो अपने जिसे कहते हैं ना, जो रेड लाइंस उसने ड्रॉ की हैं अमेरिका से एंगेजमेंट के हवाले से, वहां वो खड़ा रहता है या उसको इस प्रेशर के पीछे करना पड़ेगा। चाइना अभी क्वाइट डिप्लोमेसी में है, वो तालिबान को सपोर्ट तो कर रहा है,
लेकिन फ्रंट फुट पर आकर अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से चाइना उस तरह नहीं खेल रहा जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। और जाहिर है ये पूरी सूरत हाल जो है इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट ही है वो पाकिस्तान होता है, क्योंकि जी हमारी तो किस्मत जुड़ी हुई है ना अफगानिस्तान से। बिल्कुल वहाँ सिविल वॉर होगी, इकोनॉमिक इम्प्लोजन होगा, हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। अब थोड़ा सा मैम ये भी बताइएगा, फिर मुझे जफर इलाली साहब की तरफ भी बढ़ना है। मुझे एक बताइएगा कि इमरान खान साहब को आपके ख्याल में, अच्छा मोदी साहब की फिर भी दोस्ती हो गई है जो बाइडन से, क्वाड में भी हमने देखा कुछ उन्होंने गप्पे शप्पे मार ली हैं, इमरान खान साहब को कुछ इग्नोर किया जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जब से वो आए हैं जनवरी से, इसको कैसे देखती हैं आप? ये कुछ जानबूझ के किया जा रहा है या अमेरिकी सदर वाकई बहुत बिजी हो गए इमरान खान साहब? ये इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव। ओके, वो मोदी के साथ कन्वर्जेंस नहीं है, वो न्यू दिल्ली के साथ कन्वर्जेंस है। हाँ। और वो उस इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है जहां वो इंडिया को चाइना के बरखिलाफ इस खत्ते में खड़ा होता देखते हैं, क्वाड में उसकी हिस्सेदारी चाहते हैं, अहम किरदार चाहते हैं। अगर इस खत्ते में क्वाड से इंडिया को आप निकाल दें तो क्वाड कम से कम यहाँ तो कोलैप्स हो जाता है। जाहिर है वॉशिंगटन की जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रैटेजिक है, एंड इट इज टू काउंटर चाइना। और इस स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में वो इंडिया को अपीज करने के लिए, आपने स्टेटमेंट सुना था जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का शर्मन जो तशरीफ लाई थी, उन्होंने कहा कि हाँ जी हम पाकिस्तान से एंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो एंगेजमेंट नैरो है और स्पेसिफिक है। यानी एक बार फिर ये रिलेशनशिप कंटिंजेंट है अमरीकी मफादात के साथ कि उनको क्या हासिल करना है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट का स्टांस तो बुरा नहीं लग गया जो बाइडेन साहब को कि मैं आया हूं और उन्होंने नजरें फेर ली हमसे? इट कुड हैव बीन सेड मोर डिप्लोमेटिक, राइट, बट हैविंग सेड दिस स्टांस बिल्कुल सही है। हम दोबारा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इससे पहले जब ईरान से ट्रम्प के ताल्लुकात खराब हुए थे तब भी हम पे प्रेशर था कि हम बेसिस प्रोवाइड करें, तब भी हमने कहा था कि नहीं जी हम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये प्रेशर इस बार फिर हम पर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी स्टांस को कमजोर करती है। वहाँ पे हम रिलियंस देखनी है और ये देखना है कि हमारे जो दीगर एलाइज हैं वो हमें इकोनॉमिक बेल आउट देते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट जो माशी अशारी हैं वो बहुत तकलीफदेह हद तक कमजोर हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जफर इलाली साहब सर आपने तज्जिया सुना दोनों मेहमानों का, मैं आपकी जो माहिराना राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की ज़ाती जो इस वक्त इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए, उनका जो पूरा अमल दखल रहा इस अफगानिस्तान अमेरिका के मामले में, उस पर ज़रा बात कीजिएगा। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा वो इस बारे में बात करते हैं। ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के एफर्ट्स को कैसे देखते हैं? फिर दूसरा सवाल मेरा वही जो बाइडन के हवाले से है कि जो बाइडन साहब इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब को? पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो है अभी उसको आई खत्म करना चाहिए। अच्छा। वी से बात करना चाहिए। ठीक है। तो उसकी हैसियत नहीं है एज एन इंडिविजुअल। ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जब वो मुंह खोलते हैं उसका तो पीपल लुक एट इट एज इफ ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये पर्सनल होना है, ये सब खत्म हो गया है। ये पर्सनल वो कंटेनर पे जब चलते थे वो पर्सनल होते थे। इस वक्त उनको रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो इसे वो उनके ख्याल में रखना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात है ये वो छोटे हैं, वो कहते हैं मैं मिसाल के तौर पे TTP पे उन्होंने अनाउंस कर दिया। मैं हर दफे सोचता हूँ कि TTP से बात करते हैं, फिर देखा आपने रिएक्शन क्या हुआ रिटायर्ड जनरल से लेके खुद, और मैं खुद मैं तो इनकरेज करना चाहता हूँ इस आदमी को, इसलिए ही इज अ गुड, जो भी है वो ही सिंसियर। मगर इस किस्म की स्टेटमेंट देना और किससे आपने कंसल्ट किया, क्या किया? कहने की बात सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उनको ये पर्सनल एस्पेक्ट जो है उनकी हर चीज की एक पर्सनल एस्पेक्ट है, वो उसको मेरे ख्याल में कम करना चाहिए। हाँ, अगर वो समझते हैं कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जो उनका रिप्रेजेंटेशनल डायमेंशन है, तो फिर मेरे ख्याल में वो जाके कुछ और किस्म की क्या कहते हैं इलेक्टोरेट के पास जाएं अपने मैनिफेस्टो के साथ, बोलते हैं बस मैं ही हूँ तो ये मेरा है और वो सब और बात भूल जाएं। इट इज माई थॉट्स, माई पर्सनल थॉट्स, माई विन्स, माई विशेस। ये ऐसा नहीं चल सकता है। राइट सर। तो
आप जो पूछते रहते हैं ना जी। पर्सनल मेरे ख्याल में जब एक आदमी इलेक्ट होता है और प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो आई छोड़ के वी पे आ जाना चाहिए। चलें, वेरी 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 वेल सेड सर, वेरी वेल सेड डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि ये जो हमेशा बात करते हैं, इमरान खान साहब ने आज भी बात की, इससे पहले भी बात की कि हमारी कुछ ग्रुप से बात चल रही है टीटीपी के, वो जो हथियार डालने को रजामंद हैं उनको हम माफ़ कर देंगे, कुछ जो नहीं रजामंद उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये पहले भी इससे बात कर चुके, आज भी उन्होंने बात की। अब वो कहाँ टॉक्स चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, मंजर-ए-आम पे कुछ नहीं है। वज़ीर दाखिला साहब से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मेरे इल्म में भी नहीं है। कैसे देखते हैं सर, इस कहाँ टॉक्स हो रही हैं कुछ? देखिए, ये बात वो कर नहीं सकते बगैर एस्टेब्लिशमेंट के एसेंट के साथ। राइट सर। मैं नहीं कहता परमिशन, मैं कहता हूँ उनके एसेंट के साथ। तो जाहिर है वो भी इनके साथ हैं, नहीं तो वो ऐसी बातें करते नहीं रहते। और इसलिए कि अगर किस चीज पे मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो पहले तो कहते हैं कि वो लोग जो कत्ल किया है और ये किया है वो क्या, उनको तो हम कभी नहीं माफ करेंगे। तो फिर आप किसको माफ करेंगे? वो लोग जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जिन्होंने आज तक कोई बंदूक उठाया नहीं है या एक दो गोली गुस्से में चला दिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस ग्रुप से बात कर रहे हैं। व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट द ग्रुप? वो क्या किया है क्या नहीं किया है? वो खुद तो मजाक उड़ा रहे हैं। उनके जो लीडर्स हैं वो तो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं हमने ऐसे कोई वादा नहीं किया, ना हम करेंगे। अच्छा, जाहिर है, आप सुनिए तो सही। 2 लीडर्स उनमें से ये किया है। और अफगान तालिबान ने कहा है, तालिबान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये एक से बात करके फैसला करेंगे, इनका मामला है। भाई, आपने तो वादा किया था कि आप अपने टेरिटरी से हमारे खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ आप अटैक नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही, वो अब भी उन्होंने कहा तो ये आपसे, हाउ कैन यू से ये हमारा मामला है, आपका भी मामला है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट बेकार ये बातचीत से ये नहीं होगा। वो यूनाइटेड नहीं है। और ये कहना कि हम उनको स्प्लिट करेंगे, उनके कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम ये करेंगे और कुछ फिलहाल तो यही नजर आ रहा है किसी तरह। जी 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 जी, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। राइट सर, राइट सर। ओके सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ। कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से भी बात करनी है। मैं डॉक्टर जमील साहब सर। जी सर, इमरान खान साहब ने एक और बात ये की कि अमेरिका इलाके से निकल गया है, वो चला गया इस खित्ते से, अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे। ये बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा इस इंटरव्यू में जो वो मिडिल ईस्ट आई को दे रहे थे। अमेरिका इलाके से जा चुका है, अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे, इस लड़ाई में हम किसी का साथ नहीं देंगे, इनकी और किसी का साथ नहीं देंगे, और इसकी वजह से जो पश्तून है उनकी जारियत भी कम हो गई है। कैसे देखते हैं, क्या वाकई अमेरिका चला गया है? क्या वाकई अब हम उनकी कैद से बाहर निकल आए हैं? नहीं, अगर अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड न होने को ये कहा जाए कि अमेरिका चला गया है और उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और हम उनसे आजाद हो चुके हैं, होगा, ठीक है, ये भी मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका का जो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, अमेरिका का एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, उससे बिल्कुल आदमी किनारा कशी अख्तियार तो नहीं कर सकता और आइसोलेट तो नहीं हो सकता। हमने तो एंगेज रखा हुआ है अपने आप को। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि हम तो जी डायलॉग भी कर रहे हैं, नेसेसरी जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, प्रमोशन ऑफ रीजनल ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी विंडी शर्मन से ये बात की है और कहते हैं कि हम तो पीसफुल सोल्यूशन अफगानिस्तान का पहले भी चाह रहे थे, अब आपके साथ के मिल के भी हम यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, आप भी चाहती हैं। तो विंडी शर्मन के साथ अगर आप फॉरेन मिनिस्टर की गुफ्तगू सुने तो वो तो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं ना। और अगर अमेरिका चला गया है, उसका इंटरेस्ट तो बहरहाल बाकी है, इंटरेस्ट तो उसका खत्म नहीं हुआ है। और अमेरिका के चले जाने से बूट्स अगर इस वक्त ग्राउंड में नहीं है तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने बिल्कुल हाथ साफ करके और हमेशा के लिए। अमेरिका के इंटरेस्ट तो बढ़ गया है इस खत्ते में। हो क्या रहा है आप देखें, आप अफगानिस्तान को जो मौजूदा उभरता हुआ मंजरनामा है इंडो पैसिफिक में, उसको आप अफगानिस्तान के मामले से बिल्कुल अलहदा तो नहीं कर सकते। ये एक जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो बढ़ रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस खत्ते में है, अफगानिस्तान उसका एक हिस्सा है। तो लिहाजा अमेरिका का इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, कब तो हो नहीं रहा है। और फिर अमेरिका ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक मरतबा नहीं कई मरतबा
उनके प्रेसिडेंट से लेके बाकी तमाम लोगों ने अनाउंस किया हुआ है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है कि चाइना कंटेनमेंट, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है। अब जब चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है तो उसके लवाजमात किस तरह कम किया जा सकता है, उसमें बहुत सारी की प्लेयर्स हैं। अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मेंबर हैं और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस का इंडिया मेंबर है और फिलीपीन है और ऑस्ट्रेलिया और बाकी लोग हैं, तो हमारी सख्तबंदी तो हुई है। हम तो एंगेजमेंट अभी हमने रखा हुआ है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट अमेरिका और वेस्ट के साथ है और हम चाहेंगे कि हम उसको बरकरार रखें। बिल्कुल उसको काट तो नहीं, लेकिन इस तरह की बातें कहना कि अब हम इत्तेहादी नहीं रहे, क्या इसका कोई हमें हिट बैक हो सकता है? नहीं, वो जिस जुमरे में कह रहे थे वो समझने वाली बात है और उन्होंने समझा भी दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि जी हमारे ड्यूरन लाइन के दोनों साइड पे पश्तून है। जब हमने वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया परवेज मुशर्रफ के जमाने में, तो वो पश्तून जो दोनों साइड पर थे जिनको कोरिलेटरल डैमेज हुआ था, उन्होंने दो मिसालें दी इस इंटरव्यू में कि एक मस्जिद पर जो उन्होंने और एक जनाजे पर जो किया और उसपे जो कोलैटरल डैमेज हुआ, तो हमारे ही लोग हमारे खिलाफ होके हमें वो अमेरिका का एलाइज करके और फिर हमें मारना उन्होंने शुरू कर दिया। 80,000 हमारे शहीद हुए और बाकी उन्होंने सारा बयान किया इस कॉन्टेक्स्ट में। और फिर उन्होंने एक ट्राइबल मेंटालिटी बताई, कहा कि क्योंकि अब अमेरिका निकल गया है यहाँ से, तो उस ट्राइबल मेंटालिटी के लिए हम अमेरिका के क्योंकि इस वक्त साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास हमले भी अब कम हो गए हैं। हमले कितने कम हुए हैं? अगर इसको टीटीबी के हवाले से देखा जाए तो 53 हमले तो हो चुके हैं अब तक, अगर देखा जाए। लेकिन तो उसमें भी कहा जाता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो स्लीपर सेल्स कह लें आप, वो तो रहेगी। इंडियन इन्वॉल्वमेंट तो ड्रा का सबसे बड़ा बजट ही आपके खिलाफ है। तो वो अपने एजेंट्स के, चाहे वो दाइश पे भी खर्च करेगा और कर रहा है, वो टीटी पे भी खर्च करेगा, कर रहा है, वो बीएलए पर भी खर्च करेगा, कर रहा है, वो सिंध में बहुत सारे एंटिटीज में और जो केपी में बहुत सारे एंटिटीज पे खर्च कर रहा है, ड्रा के हवाले से वो करेगा। तो वो तो रुकने वाली बात तो नहीं है। और उन्होंने इसी तरीके से अफगानिस्तान में CIA ने चाइना के सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सेपरेट सेटअप बनाया है जो सिर्फ डील करेगा इस खत्ते को चाइना की कंटेनमेंट से। तो अफगानिस्तान फील्ड तो नहीं छोड़ देगा चाइना के लिए और रशिया के लिए। और ठीक हो गया सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे बताइएगा डॉक्टर हुमा साहब अगर हमारे साथ हैं, अच्छा उनको प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, मैं उनकी तरफ वापस आता हूँ। जफर इलाही साहब, सर आप जरा इस कमेंट को कैसे देखते हैं कि अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे क्योंकि अमेरिका इस खित्ते से जा चुका? कैसे देखते हैं, क्या वाकई अब हम इत्तेहादी नहीं रहे? बिल्कुल इस लिहाज से तो सच कर रहा है, कह रहा है ना। हमें ना कुछ वो दे रहे हैं ना उनसे कुछ हम गेन कर रहे हैं। बस 2-3 चीजें हैं, ये IMF और FATF और वर्ल्ड बैंक, इस पे वो दबाव डालेंगे अगर हम बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाएं। मगर एक्चुअली उसके अलावा वो उस किस्म का जो हमारा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन था वो तो नहीं है। और अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आखिर ये तलाक जो होना था हैज फाइनली टेकन प्लेस। अब मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लीड में हैं और बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट में है वो उनके नॉट कम्प्लीटली विद हिम, माने वो पीछे है थोड़े से, इसलिए कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री और मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान और अमेरिका से बड़े अच्छे रहे हैं। और हालांकि काफी कमजोर हुए हैं, डाइल्यूट हुए हैं अभी तक। उनका रिलेशनशिप मिलिट्री टू मिलिट्री इज मच बेटर देन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो वाकई ऑलमोस्ट खत्म हो गया है भाई। उनका प्रेसिडेंट मोदी को खुश करने के लिए इमरान खान से बात ही नहीं कर रहा है। इतना उनका एम्फेसिस है कि मोदी को खुश करो, इतना उनका वो केयर करते हैं कि भाई इंडिया उनके साथ हो, कि एक हद तक चले गए, दे क्रॉस द रेड लाइन। अब तो हमें वो इंसल्ट करने पे आ गए हैं। अब ये जो औरत गई थी, ये वेंडी शर्मन, उसको क्या जरूरत था जाके कहने भाई पाकिस्तान के साथ हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस एक थोड़ा सा मामला है जिससे हम इंटरेस्टेड हैं, जिससे वो मदद कर सकते हैं, मेनली अफगानिस्तान, उसके अलावा भाड़ में जाए पाकिस्तान। यही कहा बिल्कुल इन शॉर्ट, ये कहा इंसल्ट करने के लिए, बिल्कुल इंसल्ट करने के लिए। वेरी राइट। और हमने वो खामखा इसको फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिला दिया। उसका तो हैसियत नहीं होती है फॉरेन मिनिस्टर से मिलने, उसका हैसियत था फॉरेन सेक्रेटरी से मिलने।
या अगर कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता उससे मिलने, ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर मिल गया। राइट सर। ये जो अमेरिका है, IMF की मीटिंग होने, IMF के पैसे सब ज्यादातर अमेरिका से आते हैं। डर खौफ है हमें इसलिए कि हम इकोनॉमिक्स अपना मैनेज ही नहीं कर सकते। हर गवर्नमेंट में जो भी आता है बेकार लोग, मसलन नवाज शरीफ, उससे पहले आपने देख लिया है ना, वी कैन नॉट मैनेज आवर इकोनॉमी, यूजलेस। वेरी राइट सर। तो इसके यू पे द कॉस्ट, तो आपको ये यू आर पेइंग द कॉस्ट। राइट सर। सर एक और मुझे सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से उनके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जो गुस्ताखी की जाती है उस हवाले से भी लबकुशाई की और बात की और कहा कि मगरिब शायद इस इंपॉर्टेंस को नहीं समझती लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है और वो हम जो हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो लीडर हैं, क्या हम लोग या जितने भी मुसलमान ममालिक हैं ख़ास तौर पर, क्या हम ठीक आवाज़ उठा रहे हैं? इस्लामोफोबिया जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारे ऊपर एक मुसल्लत किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो लोग अगर मारते हैं तो वो जहनी क्या कहा जाता है उसको जी, जहनी मरीज था वो जिसने ऐसा मामला किया, हमारी तरफ से कुछ होता है तो जी ये तो इस्लामोफोबिया बन जाता है वो। तो क्या हम इस मसले को भी सही उजागर कर रहे हैं सर प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल? देखिए वो जो कर रहे हैं हमारे मजहब के साथ वेस्टर्नर्स, वो तो बिल्कुल इस्लामोफोबिया है, नफरत करते हैं इस्लाम से जी। इस्लाम के वो कार्टून्स क्या थे, वो बिल्कुल ब्लास्फेमस थे, हर मुसलमान के लिए वो ब्लास्फेमस थे। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ये स्टांस बिल्कुल सही है। और ये दहशतगर्दी को सर क्यों, मतलब इस्लामोफोबिया क्यों बना दिया गया कि टेररिज्म इज इक्वल टू इस्लामोफोबिया, या इस्लाम ही दहशतगर्दी करवा रहा है, इसको कैसे खत्म करेंगे सर? मैं नहीं समझता कि वो इस्लाम दहशतगर्दी जिस तरह का रिलेशन नहीं। देखिए 2 मिनट के लिए अमेरिका ने सदाम को अटैक करने के पहले सदाम को टेररिस्ट और झूठ बोल के वो वेपन प्रोड्यूस कर रहा है, उससे पहले तो उसकी बड़ी दोस्ती थी ना सदाम के साथ, उनके साथ तो उनका अलायंस था। वो ईरान के खिलाफ दोनों मिलकर एक को हथियार देते थे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते थे। ये सब बातें अलग हैं। जब उनका इंटरेस्ट बदल गया तो वो फिर ये हो गया, ये तो होता है प्रोपेगेंडा। मगर इस्लामोफोबिया का मतलब ये है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे सही कह रहे हैं कि आप हर चीज बुरा जो है दुनिया में जो होता है, हर एक्ट ऑफ वायलेंस, हर डेथ इनोसेंट, आप इस्लाम के साथ एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ऐसा रिलीजन है। When Islam is not, Islam is a religion of peace. मगर अगर कुछ लोग जो मुसलमान हैं अगर ऐसे हरकतें करें, वो इस्लाम को आपके करते हैं। तो क्रूसेडर्स जो आए थे 10,000 मील चल के आए थे और क्या क्या उन्होंने कत्ल नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही क्रूसेडर्स उनको कहते थे, अपने मजहब को आके लोग को कत्ल करके कहते थे ईसाई बनो, वो क्या था? बिल्कुल ऐसा ही है, तारीख बड़ी पड़ी ऐसे वाकयात। ये हमारा फर्क होगा उनमें और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। जब हम देखते हैं कि रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म, नीडलेस क्रिटिसिज्म, गलत क्रिटिसिज्म और ये जब करते हैं बिल्कुल ठीक है, उनको कहो तुम इस्लामोफोब हो और यू आर बिलो कंटेम्प्ट। राइट सर, चलें, ये आपने अप्रिशिएट भी किया इमरान खान साहब की इस बात को। डॉक्टर जमील साहब कैसे देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि उनकी शान हमारे लिए उसके ऊपर कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो हमेशा खास तौर पे इंपॉर्टेंट रहेंगे और मगरिब चाहे इस बात को समझे ना समझे और उनको समझना भी चाहिए। प्लस इस्लामोफोबिया के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस डालिएगा कि इस्लामोफोबिया को टेररिज्म से लिंक किया जाता है, जैसे जफर हिलाली साहब ने भी इस पे बात की है। आप क्या कैसे देखते हैं, कैसे इसको हम वो करेंगे सर, काउंटर करेंगे? बड़े जामे अंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक मरतबा नहीं कई मरतबा बयान किया है कि, और फिर उन्होंने मिसाल दी कि ये ब्लास्फेमी लॉ जो है ये अंग्रेजों ने बनाया था, हमने वो उसको ही मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये कत्ल गारत गरी से बचाता है, ये सजा मुतय्यन करता है अगर आप किसी के दिल को दुख पहुंचाएं। और उन्होंने बयान किया कि इस हमारे मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कदर व मंजिलत है और हमारे दिल हमारे कितने दुखते हैं और हमें कितना पेनफुल और अजियत होती है अगर आप इसके सब की बात करते हैं। तो उसमें फिर हमारे कुछ लोग उस पर फिर जोश और जज्बे में आ जाते हैं और रिटेलिएट करते हैं। तो उन्होंने तो ये बयान रहा। सवाल आपके बात का कि इस्लामोफोबिया पर
जो काम पहले डिसाइड हुआ था महातीर साहब के और टर्की के एर्दोगान साहब और इमरान खान के, अगर उस पर काम होना शुरू हो जाता उस स्ट्रक्चर्ड नमूने पर, तो हम उसका कोई काउंटर मेजर कर सकते। अब इस्लामोफोबिया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसके काउंटर मेजर एक इमरान खान के बयान से कुछ कितना फर्क पड़ेगा अगर बाकी 57 ममालिक ओआईसी के मुस्लिम उम्मा के अगर वो इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं होगा, इस पे कोई डिबेट्स नहीं होंगी, इस पे कोई टेलीविजन स्टेशंस काम नहीं करेंगे जैसे कि डिसाइड हुआ था, तो उसमें आगाही नहीं होगी। अब जो काम होता है वहाँ उन्होंने फिर IRA की एग्जाम्पल दी इमरान खान ने और बड़े सियाको सभा के साथ बात की कि वो जो काम एक्शन करते थे तो वो अपने फ्रीडम के लिए करते थे। कश्मीरी जो हैं उनको आप टेररिस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को आप टेररिज्म से जोड़ते हैं और इस्लामोफोबिया आपने बना दिया है एक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर। तो ये चीजें उन्होंने फिर उसका हल भी बहुत दफा बताया है और हल वही है जो कि 3 ममालिक के सरबराहान ने किया, लेकिन सऊदी अरब उसमें अपने खदशात हो गए जिसकी वजह से वो सबोटाज हो गया। वरना आइडिया, और जब तक देखें 500 सालों में जितनी किताबें लिखी गई हैं दुनिया इस्लाम में, उतनी किताबें खास तौर पर अरब मुल्कों में कि उतनी किताबें सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी की तसनीफ और तालीम है। तो जब आप लिटरेचर भी क्रिएट नहीं करेंगे, आप जब किसी डिबेटिंग फोरम पर भी नहीं आएंगे, आप अपने मामलात को रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे, तो फिर तो यही होगा कि अगर कोई आदमी बंदूक उठा के 4 आदमियों को मार देता है इसमें, तो वो तो पागल होगा, पागल कंसिडर कर देता है तो वो टेररिस्ट होगा। तो ये तो आगाही वाली बात है, उसको हमें आगे करना पड़ेगा, लेकिन इसको आगाही अच्छी दी है। सर मुझे लास्ट मिनट में इस पे क्लोज भी करना चाहूंगा। जफर इलाली साहब, सर OIC का जिक्र निकला है, इस पे मैं आपकी माहिराना राय जरूर लेना चाहूंगा, इसी पे प्रोग्राम क्लोज भी करूंगा। सर OIC किधर है सर? कुछ नहीं है यार, OIC खत्म हो गया है, खत्म हो गया, यूजलेस कर दिए है, कुछ नहीं है। OIC I don't see, आप कुछ देयर इज नथिंग देयर टू सी, ये कब से खत्म हो गया है। अब पता नहीं कब इनको कुछ शर्म आएगी और कश्मीर के ऊपर ये इकट्ठे होंगे। तो कश्मीर में हो रहा है, उसके कितने स्टेटमेंट, अभी मुश्किल से एक स्टेटमेंट निकला है, तो हर तीसरे स्टेटमेंट हर रोज हिंदुस्तान में एक आदमी को मार रहे, मुसलमान को मार रहे, ओनली फॉर बीइंग अ मुस्लिम, और उसका कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान होना गुनाह। तो बताओ, जमील साहब ने कहा है कि जी वो फ्रीडम फाइटर्स को जो है आप वो उनको आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, तो यही होगा फिर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो समझता हूँ अगर ऐसा ही चले तो आप छोड़ें इस OIC को, आपको स्टेटमेंट देके निकलना पड़ेगा इससे। ये तो हो नहीं सकता है ना कि एक इदारा जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, एक इदारा जो आपने बड़ा तारीफ किया, वो एक लफ्ज नहीं कह रहा है और मुसलमान उधर फसल हो रहे हैं, तो आप कब तक उसमें शरीक होंगे? आपने ये सही कह दिया, I don't see है, वो है ही नहीं, वो उसका वजूद ही खत्म हो गया। मुझे हेडलाइंस के साथ जाना है। जफर इलाली साहब, सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर एंड इट्स ऑफ कोर्स आपसे बात करते हुए। डॉक्टर जमील साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने डॉक्टर कदीर साहब के बारे में जो तमाम तासुरात का इजहार किया ऑफ कोर्स, और उनके साथ जो आपका वक्त गुजरा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यही हम वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात कुछ नए मौज़ूआत के साथ, किसी नए हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह।